बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर आज वफाक से लेकर पंजाब से लेकर कराची तक सियासी हलचल और गहमा गहमी चल रही है। कल वो इंतखाबात जिनके 7 साल का इंतजार था कराची के अंदर हुए। आज की टॉप स्टोरीज भी इन्हीं तीनों इलाकों के, इन्हीं तीनों मामलात के हवाले से है। सबसे पहले टॉप स्टोरी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। कल से चर्चा चल रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में जम होगी या नहीं, और इस हवाले से चौधरी शुजात हुसैन साहब ने परवेज इलाही साहब की बुनियादी रुकनीत भी मुअत्तल कर दी है। 7 दिन के अंदर जवाब भी तलब कर लिया है। दूसरी टॉप स्टोरी हमारी होगी वफाक के अंदर नेशनल असेंबली के अंदर इमरान खान साहब की वापसी। जिस जगह में वो बैठना पसंद नहीं करते थे, आज वहां वापसी के लिए जा रहे हैं ताकि किसी तरीके से केयर टेकर सेटअप शहबाज शरीफ साहब और राजा रियाज मिलकर डिसाइड ना करें और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की उसमें से हो। तीसरे टॉपिक की बात करेंगे तो बल्दियाती इंतखाबात कराची में, जिनका 24 घंटे से ज्यादा गुजरने के बावजूद भी रिजल्ट ना आ सका। इस टाइम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 80 सीटें लेकर पाकिस्तान की एक और इंपॉर्टेंट जमात, जो कि नेशनल असेंबली में तो बहुत जगह नहीं बना पाती लेकिन कराची के अंदर जरूर हलचल पैदा करती है, जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर है 49 सीटें लेकर, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 29 सीटें लेकर जो है वो तीसरे नंबर पर मौजूद है। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के हवाले से, उसके बाद हम बात करेंगे नेशनल असेंबली के। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ क्या 2 धड़ों के अंदर तकसीम तो थी, लेकिन अब बाकायदा तौर पर टूट जाएगी या नहीं टूटेगी, ये चहमगोइयां सवालात कल से जो हैं वो शुरू चल रहे हैं। और आज ही एक ऐसी मुलाकात होनी है परवेज इलाही साहब की जिसके अंदर वो डिसाइड करेंगे अपनी पार्लिमानी लोगों के साथ बैठकर, अपनी पार्लिमानी कमेटी के साथ बैठकर कि क्या उन्होंने खान साहब के बल्ले के निशान पर लड़ना है और साइकिल के निशान से हमेशा के लिए अलविदा कह देना है। इसी मामले को देखते हुए चौधरी शुजात हुसैन साहब ने उनकी बुनियादी रुकनीत मुअत्तल कर दी है और उनसे जवाब तलब किया है। क्या वो जवाबदेह होंगे या नहीं होंगे? चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही साहब चाहे एक साथ मिलकर बैठने की कोशिश भी करें तो उनकी औलादों में इतनी दरारें पड़ चुकी हैं कि ये अब मुमकिनात में से रहा ही नहीं कि किसी तरीके से भी वो इकट्ठे चलें। लेकिन खान साहब का ये डिमांड कर देना एक ऐसे मौके के ऊपर जहां ये बात हो रही थी कि सीट एडजस्टमेंट की जाएगी, कहीं वो 20 सीटें मांग रहे हैं, कहीं वो 25 सीटें मांग रहे हैं नेशनल असेंबली के हवाले से भी, और प्रोविंशियल असेंबली पंजाब की असेंबली के हवाले से भी, और नेशनल असेंबली में तकरीबन 10। तो ऐसी सूरत हाल में ये वाला आइडिया एक नया आइडिया है। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। आलिया हमजा साहिबा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। पहले ही सेगमेंट के अंदर डॉक्टर जैन अली भट्टी भी हमारे साथ मौजूद होंगे, पीएमएल काफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया आपने भी ज्वाइन किया। इम्तियाज आलम साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। सेकंड सेगमेंट के अंदर निसार खोड़ साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, और उसके साथ क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, उसके साथ साथ लास्ट सेगमेंट में सैफुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि चेयरमैन जमात इस्लामी पब्लिक एड कराची हैं, उनको भी हम बात करेंगे। लेकिन आलिया, सबसे पहले आपकी तरफ ही आएंगे। इमरान खान साहब क्या चाह रहे हैं, क्योंकि ये एक तीर से 2 निशाने लग रहे हैं। मुझे ये नहीं लग रहा कि सिर्फ और सिर्फ परवेज इलाही साहब, मुन्नस इलाही साहब को और पीएमएल काफ को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का हिस्सा बनाया जा रहा है। लग रहा है एक तीर से 2 निशाने चल रहे हैं, क्योंकि पीएमएल काफ अक्सर औकात डिसाइसिव किस्म का रोल प्ले करती है, स्पेशली कोएलिशन गवर्नमेंट्स के अंदर, और वो डिसाइसिव रोल कहां से आता है वो भी हम लोगों को मालूम है। ऐसी सिचुएशन में क्या इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि पीएमएल काफ 2 धड़ों में बट जाए? ये बात उनकी जो पार्टी की बका है उसके तो खिलाफ है यकीनन। परवेज इलाही साहब का आपके साथ चलना, मुन्नस इलाही साहब का आपके साथ चलना, एक जगह बातें पार्टी की सीट एडजस्टमेंट की हो रही, दूसरी जगह जम करने की बातें होना स्टार्ट हो गई। क्या ये पॉलिटिक्स के अंदर ये जो पत्ता खान साहब ने फेंका है, इससे तो पीएमएल क्यू बिल्कुल खत्म होकर रह जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अनीका, मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि हमारी बात से ज़्यादा परवेज़ इलाही साहब का जो जेस्चर है और जिस तरह से उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से अपना वादा भी निभाया है और पीटीआई का साथ भी दिया है, तो उनका कैरेक्टर, उनका ख़ानदानीपन इससे शो भी हो रहा है। अब आप मुझे ये बता दें, पार्टी तो रजिस्टर्ड है चौधरी शुजात हुसैन के नाम से और ऑलरेडी दोनों के अंदर एक रिफ्ट चल रही है, और अगर ये इलेक्शन इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी लड़ना चाहते हैं तो क्या होगा? क्या वो जो 3 एमएनएज हैं काफ लीग के जो पीडीएम के साथ मिले हुए हैं, उन्हें वो निशान एलोकेट होगा, या चौधरी परवेज इलाही साहब को और मुन्नस इलाही साहब और इनके जो बाकी एमपीएज इनके साथ हैं उनको वो निशान एलोकेट होगा? मेरा तो ये ख्याल है कि ये जो फैसला है
है, ये म्यूचुअल कंसेंसस से है और बड़ी एक समझदारी और दानिशमंदी का फैसला है। बड़े सुलझे हुए खानदानी और एक मंजे हुए सियासतदान पीटीआई के अंदर शामिल हो जाएंगे, जिन्होंने अपने कैरेक्टर से ये शो भी किया है कि वो अच्छे बुरे दोनों वक्त में पीटीआई के साथ खड़े हुए हैं। और मैं तो इसको मुझे बड़ा हैरानी हो रही है आलिया, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट, ये वही लोग तो हैं जिनको डाकू कहा करते थे। देखिए, मेरी एक बात सुन लें, ये वही लोग तो हैं जिनको आप ये समझ लें कि ये हमारे साथ पिछले 5 साल से खड़े हुए हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि एक वो जो बात थी उसके बाद उनके नैब के अंदर मुकदमात चल रहे हैं और वो पेश भी हो रहे हैं। हमें तो छोड़ दें, उन लोगों की बात करें जिन्होंने अभी मोहन्नद सिलाई साहब की अहलिया को, उनकी वालदा का नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया है। जो एक दफा जब पंजाब के अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मसला खड़ा हुआ तो यहाँ पर सारे केसेस खोल के ले आए और एफआईए को भी एक्टिव कर दिया। तो मुझे ये समझ में नहीं आती है कि सारी इखलाकियात और सारे भाषण पीटीआई के लिए क्यों होते हैं, जबकि मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह का प्रोपेगेंडा परवेज इलाही साहब के अगेंस्ट किया गया कि जी परवेज इलाही साहब असेंबली नहीं तोड़ेंगे, परवेज इलाही साहब के इतने उम्मीदवार टूट गए हैं, इतने एमपीएस जाके पीडीएम के साथ मिल गए हैं, इस तरह से वो हमेशा खान साहब को धोखा देंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि दो लोग जो पॉलिटिकली एक जिनका साथ भी रहा है और जिनका अब एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस का लेवल भी है, अगर वो हाथ मिलाते हैं और आइंदा लॉन्ग टर्म के अंदर, क्योंकि हम ये समझते हैं कि इत्तेहादी हुकूमत से हमारे अंदर शामिल होकर उनको भी फायदा है, उनके उम्मीदवारों को भी फायदा है और पीटीआई एटलीस्ट ये जो इत्तेहादियों की ब्लैकमेलिंग है उससे भी उसका छुटकारा मुमकिन हो जाएगा और वो एक अच्छा शेयर अपने लोगों के लिए भी पीटीआई के बैलेट के अंदर, पीटीआई की सीट्स के अंदर ले सकेंगे। अच्छा, ठीक हो गया, सही। अच्छा, डॉक्टर जैन भट्टी भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा। लेकिन डॉक्टर जैन, आपकी तरफ आने से पहले अलाउ मी इम्तियाज आलम साहब की तरफ मैं जाना चाह रही हूँ। इम्तियाज आलम साहब, अगर तो क्योंकि बहुत एविडेंट हो गई हैं फेमिलियल रिफ्ट्स जो हैं पीएमएलक्यू के अंदर, चौधरी शुजात साहब उनकी औलाद, चौधरी परवेज इलाही साहब उनकी औलाद, एक आंख नहीं बातें अब एक दूसरे को, चाहे परवेज इलाही साहब और चौधरी शुजात साहब एक दूसरे से बात कर भी लें, लेकिन जो बच्चे हैं उनके अंदर अब रिफ्ट्स बहुत ज्यादा आ गई है। तो इन फ्यूचर हम लोगों को किसी भी तरीके से इनका इकट्ठा रहना बड़ा मुमकिनात के अंदर से नजर नहीं आ रहा। ऐसी सूरत हाल में क्या आप समझते हैं कि वाकई में परवेज इलाही साहब और उनकी औलाद, जिसके अंदर मोहन्नद इलाही साहब इस टाइम पर लीड कर रहे हैं सारी डिसीजन मेकिंग को, उनको वाकई में पीटीआई का रास्ता इख्तियार करना चाहिए या दिस वुड बी अ डूम्स कॉल फॉर हिम? जो उन्हें सूट करता था और उन्होंने वो फैसला ले लिया। काफ लीग जो है वो ऑफशूट है मुशर्रफ रजीम की, जिसमें मुस्लिम नवाज के लोग तोड़कर शामिल किए गए थे और ये क्यू लीग बनी थी। अब ये क्यू लीग जो है उनके सदर एक तरफ रह गए हैं और पार्लियामेंट्री पार्टी पंजाब की चली गई है खान साहब के साथ। तो लिहाजा अब ये हुआ है कि प्रैक्टिकली इनकी सियासत खत्म हो गई है और इन्हें डूबते को तिनके का सहारा चाहिए था और ये तहरीक इंसाफ में चले गए। मैं समझता हूँ कि पीटीआई को मुबारकबाद देनी चाहिए कि ये ज़ियाउल हक, एक मुशर्रफ की और ज़ियाउल हक की जो रैलिक है एक वो उन्होंने अपना ली है और अब उन तमाम गालियों के बावजूद और खिताबात के बावजूद जो चौधरी परवेज इलाही साहब को देते रहे हैं, क्योंकि अब वो पवित्र हो जाएंगे जब वो पीटीआई में शामिल हो जाएंगे। इससे कोई पंजाब की सियासत में बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। काफ लीग बरकरार रहेगी, उसके सदर शुजात साहब हैं और उनके नाम से पार्टी रजिस्टर्ड है। वो अगर इन्हें निकाल भी देंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लोग तो तहरीक इंसाफ के में चले जाएंगे और उसी के बल्ले के निशान पे ये लोग इलेक्शन लड़ेंगे। सही। गालमन चौधरी परवेज इलाही ने ये देखा है कि पंजाब में उनका कोई और जगह नहीं है उनके लिए और तहरीक इंसाफ पंजाब जो है वो लीडरलेस है, या जो उसमें 2 बड़े लीडर थे वो चले गए, उनमें से अलीम खान थे या दूसरे लोधरा जो सेक्रेटरी जनरल थे, वो बड़े 2 ग्रुप थे वो चले गए। तो उसके बाद बड़ा कोई कद-काठ का आदमी पंजाब की तहरीक इंसाफ में नहीं है। तो लिहाजा चौधरी परवेज इलाही समझते हैं कि शायद उनका दाव लग जाए, लेकिन उनसे वादा नहीं किया है। इसकी तरदीद की गई है कि उन्हें यकीन दिलाया गया है कि वो चीफ मिनिस्टर होंगे अगले, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद वो चीफ मिनिस्टर अगले ना हो। और ये भी मुमकिन है कि सबके लोगों को
इनके लोगों को टिकट तो मिल जाएगा, लेकिन जितनी उम्मीद लगाए बैठे थे वो इन्हें उतने टिकट वगैरह नहीं मिलेंगे। अलबत्ता ये जो 10 दिन के लोग हैं जो इनके साथ खड़े रहे हैं, यकीनन अब वो उन्हें पीटीआई का टिकट मिल जाएगा। लेकिन पीटीआई का टिकट जिस तरह कहा जाता था कभी कि मुस्लिम लीग नवाज का टिकट बड़ा वो क्या है, गोल्डन टिकट है, गोल्डन कार्ड है, गोल्ड कार्ड है। मैं समझता हूँ कि गोल्ड कार्ड अब नहीं रहा। सही। ये ऐसी ख्याल है। अगर इलेक्शन 4-5 महीने के बाद होते हैं तो शायद सियासी मंजरनामा वो ना हो जैसे हम कराची में देख रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा डॉक्टर जैन, एक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के अंदर एक तरफ परवेज इलाही साहब ने ऐलान किया, फौरी तौर पर उनकी बुनियादी रुकनियत को मुअत्तल कर दिया गया। अभी बड़ी डूबियस सी सिचुएशन है कि क्या परवेज इलाही साहब अपने कुछ लोगों को लेकर सेपरेट हो जाएंगे, जो कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग हैं, और चौधरी शुजात साहब सेपरेट हो जाएंगे, या फिर इसके ऊपर कोई बातचीत की जाएगी, या फिर पीएमएलक्यू की एग्जिस्टेंस को आप डिनाई कर देंगे चौधरी परवेज इलाही साहब? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? उसमें सबसे पहले तो जी ये है कि कल जब जुबान पार्क के अंदर जो है वो चौधरी परवेज इलाही साहब और चौधरी हुसैन इलाही साहब मिले हैं जी इमरान खान साहब को, तो उसके बाद जो है वो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी परवेज इलाही साहब ने कहा था कि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि मुस्लिम लीग काफ का जो सियासी मुस्तकबिल है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो, और इस मामले में चौधरी मोनिस इलाही साहब का भी यही ख्याल है कि जो है वो हम जो है वो आइंदा जो सियासत है, चूंकि चौधरी मोनिस इलाही साहब जो है वो सियासत के ऊपर गहरी नजर रखते हैं, पंजाब की सियासत के ऊपर भी उनकी जो है वो एक अच्छा जो है वो उनका सब्जेक्ट है। तो व्हाट आई फील इज के जी वो उन्होंने ये जो फैसला किया है, जिस तरह के भी हालात आए हैं, उन्होंने फ्रॉम द डे वन ये फैसला किया है कि हम जो है वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। तो किसी का इत्तेहादी होना या किसी के साथ मिलकर चलना इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो अब आइंदा इमरान खान साहब की भी ये बड़ी ख्वाहिश रही है कि जो है वो चौधरी मोनिस इलाही साहब जो है वो उनके साथ जो है वो सियासत करें। तो इस सिलसिले में हतमी फैसला जो है वो लेकिन डॉक्टर जैन फर्क तो बहुत है ना, क्योंकि देखें अगर आप लोगों में से जो भी अभी भी पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको अपनी पार्टी रुकनियत जैसे ही चेंज करेंगे, जम होंगे पीटीआई के अंदर, परवेज इलाही साहब के साथ जाएंगे तो उनको अपनी नशिस्त भी छोड़नी पड़ेगी। पंजाब वाली तो वैसे ही तहलील हो गई, लेकिन अगर नेशनल असेंबली के अंदर भी जो भी थी या कहीं और, सो ऐसी सूरत हाल के अंदर फर्क तो पड़ता है कि एक जगह आप अपनी आइडेंटिटी साइकिल के निशान पे इंतखाबात लड़ रहे हैं, दूसरी जगह आप बल्ले के निशान पे इंतखाबात लड़ रहे हैं। तो आप ये समझते हैं कि मोनिस इलाही साहब और परवेज इलाही साहब का फ्यूचर ही बल्ले के निशान पर, अब साइकिल का निशान रद्द करने की टाइम आ गया? नहीं, उसमें ये है कि जी चूंकि मोनिस साहब का अब जो है वो इमरान खान साहब के साथ जब से जो है वो हमारा ये इत्तेहाद रहा है हालिया भी पिछले 2018 से ऑनवर्ड्स, तो उसमें एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो कायम हो गया। और आप देखें कि चौधरी परवेज इलाही साहब को जो है वो इमरान खान साहब ने जो है वो पीटीआई और पीएमएलक्यू का जो है वो मुतफ़िका चीफ मिनिस्टर जो है वो भी नॉमिनेट किया और अल्लाह ताला ने कामयाबी। बात ये कि अब जिस तरफ बात जा रही है इसका जो हतमी फैसला है, अब से कुछ देर बाद जो है वो पार्लियामेंट्री पार्टी का जो इजलास है चौधरी परवेज इलाही साहब की ज़ेरे सदारत होगा, और उसके बाद जो है वो हतमी जो फैसला है वो चौधरी परवेज इलाही साहब करेंगे। और ये बात जो है वो मैं आपको और भी एक ऐड करता चलूं कि जी अब जिस तरह नौजवान नस्ल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर और एक पॉपुलर पॉलिटिक्स में जो है वो इमरान खान साहब आए हैं, और जिस तरह जो है वो लोग इमरान खान साहब की मकबूलियत है एज यूथ जिस तरह उन्हें पसंद करती है, और जो पीडीएम की जो है डॉक्टर जैन मुझे लेट मी से वन थिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं पीएमएलक्यू के रिप्रेजेंटेटिव से कम और पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव से ज्यादा बात कर रही हूँ, और आलिया भी मुस्कुरा रही हैं इस बात पे। नहीं, उसमें मैं ये बताता चलूं कि ना तो कोई रिप्रेजेंटेटिव की बात है, मैंने तो वो बात की है कि जो बिल्कुल एक्चुअल जमीनी हकायक जो है जिस पर मुबनी बात कर रहा हूँ, इस वजह से क्योंकि जी अब ये जो पूरी तरह एक्सपोजर हुआ है, बिल्कुल एक्सपोज हो गए पीडीएम हुकूमत और रजीम चेंज वाला फॉर्मूला, तो मेरा ख्याल है कि अब अवाम ने भी देख लिया और लोग भी जो है वो बेजार हैं। अब मुल्क जो है वो आइंदा आने वाला जो पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है मौशी सियासी, वो इंटर रिलेट करता है पाकिस्तान में इलेक्शन से। ठीक,
ठीक और हो गया। महंगाई चले आप देख लें चले और अभी ये मुझे सब- ब्रेक की तरफ जाने दे, मुझे ब्रेक की तरफ जाने दीजिएगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद फिर ऑब्वियसली खान साहब ने नेशनल असेंबली में भी वापस आने का ऐलान किया, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जम होने की, पीएमएल-क्यू और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि कल से जमगोइयां चल रही हैं, लेकिन आज की एक और बड़ी अहम खबर है और वो ये है कि इमरान खान साहब ने ये बता दिया है कि वापस पीएमएल-एन, पीडीएम और इन सब के साथ ना बैठने का जहां इरादा किया था नेशनल असेंबली के अंदर, वहां वापस जाने की अब पूरी हिकमत अमली तय हो गई है। बहुत अरसे से मैं भी अपने शोज में यही कह रही हूं कि तमाम की तमाम सियासी जमातों को पार्लियामेंट से बाहर तमाम मामलात को हल करने की बजाय पार्लियामेंट के अंदर हल करने चाहिए। बहुत सारे और सीनियर सहाफी ये बात कर रहे हैं, तमाम अक्ल फहम रखने वाले लोग ये बात कर रहे हैं। इमरान खान साहब भी आज यही बात कर रहे हैं कि अगर नेशनल असेंबली में ना गए तो इसका मतलब ये है कि सारे के सारे जो अगला सेटअप होगा, निगरान सेटअप होगा, वो ये लोग आपस में तय कर लेंगे और वहां हो जाएगी गड़बड़। आलिया, ये डिसीजन देर आए दुरुस्त आए, लेकिन खान साहब ने साथ ये भी कहा है कि अप्रैल के अंदर वो इंतखाबात देख रहे हैं, यानी वो अभी भी अर्ली इंतखाबात देख रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता, पहले तो आप लोग जाएंगे, अपने इस्तीफे वापस लेंगे, स्पीकर साहब उस बात को एक्सेप्ट करेंगे, फिर आप पार्लियामेंट के अंदर वापस जाकर बैठेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर अप्रैल के अंदर इंतखाबात नहीं होते फिर क्या? अनिका, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इंतखाबात में तो हम इन्हें घसीट के लेकर जा रहे हैं। ये तो आप भूल जाएं कि इंतखाबात नहीं होते या नहीं होने। अच्छा। आप ये देख लें कि कल तक जो हमें कहते थे कि जी असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे, और जिस तरह वो बाद में खान साहब को की मिन्नतें ऑलमोस्ट करते रहे कि जी ना एतमाद का वोट लें, ना असेंबलियां तोड़े, और जिस तरह से इन्होंने अपनी भागने की रवायत कायम रखी वो आपने भी देखा है और मेरा ख्याल है पाकिस्तानी अवाम ने भी देखा है। अब जो आप ये बात कर रही हैं असेंबलियां, मैं सिर्फ आपको इतना बता दूं, खान साहब ना, मैं जब लोग मुझे ये कहते हैं ना जी खान साहब ने एक एक पत्ता जो खेला है ना, और जिस तरह से वो उन्होंने कहा है ना कि मैं नवाज शरीफ को नींद की गोलियां, तो मुझे तो लगता है नींद की गोलियां भी उनको सुलाने के लिए अब कम पड़ जाएंगी, क्योंकि खान साहब ने उनको ऐसी स्लीपलेस नाइट्स देनी है, एक के बाद एक ऐसा पत्ता शो करना है ना कि ये लोग याद करेंगे कि इनका पाला ये 14 पार्टियों का किस खान से पड़ा था, और वो जमान पार्क में बैठा हुआ ना इन सब 14 पार्टियों को जिस तरह से तिगनी का नाच नचा रहे हैं ना, कि कभी जरदारी साहब को लाहौर आना पड़ता है और लाहौर के चक्कर लगाने पड़ते हैं, और कभी शहबाज शरीफ साहब को पूरी पार्टी की मीटिंग और लंदन से मशावरत और बाकी लोगों की मिन्नतें तरले करनी पड़ती हैं। तो मैं सिर्फ इतना बता दूं, मान लें वो सियासत का सुल्तान भी है और इनसे 10 कदम आगे भी है। अच्छा। ये जो बात आप ये कर रही हैं, देखिए मेरी एक बात सुने, इलेक्शन में जाना है, केयर टेकर हुकूमत बननी है, निगरान वजीर आजम का और निगरान कैबिनेट का फैसला होना है। खान साहब अगर कोई ये फैसला करेंगे तो उसमें ये नहीं है कि हम उन असेंबलियों में जाकर इस पीडीएम के साथ बैठेंगे जो हम अपनी आवाम से वादा कर चुके हैं। हम जाएंगे फॉर द केयर टेकर कैबिनेट एंड द केयर टेकर वजीर आजम, क्योंकि हम ये इजाजत नहीं दे सकते कि इतने बड़े आईनी और कानूनी फैसले उन लोगों के साथ किए जाए जिन्होंने अवाम के मैंडेट के ऊपर जो लोटे बनकर पार्लियामेंट के पर्क्स और प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं, और जो असल हकदार पार्टी है और असल हकदार जो अवाम का मैंडेट लिए हुए एमएनएस है वो बाहर बैठे हैं। इसलिए जो भी फैसले होंगे वो पीटीआई से मुशावरत के साथ होंगे। इसलिए ये कहना कि हम कोई ऐसा फैसला करेंगे, खान, मैं आपको एक बात बता दूं, खान से ना ये अब ये सोच ले, और इंशाल्लाह जो आप ये बात करी है अप्रैल तक इलेक्शन, अब और क्या करेंगे। ठीक है, आप कह रही हैं घसीट के लेकर जाएंगे, मुझे जरा 90 दिन के इलेक्शन में ठीक हो गया, गॉट योर पॉइंट, कानूनी और आईनी। आलिया मुझे जरा नसार खोड़ो साहब की तरफ भी जाने दीजिएगा। मैं आपको बता दूं, सियासी शहीद भी हम इनको बनने नहीं देंगे। ठीक है, नसार खोड़ो साहब, एक तो दो बातें कह रही हैं कि आपको आप इंतखाबात में घसीट के लेकर आएंगे, आपके पास और कोई ऑप्शन बचनी नहीं। क्या आप भी समझते हैं कि कोई और ऑप्शन नहीं बचेगी? दूसरा, पहले एक जरदारी सब पे भारी तो सुना था, अब सियासत का सुल्तान इमरान खान भी सुन लिया है। कंपटीशन टफ तो नहीं हो गया खोड़ा साहब?
इमरान खान पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। अच्छा, इस्तीफा देना और फिर वापस आने की बात करना दोगलापना है। ये दोगलापना कि जब चाहो तो यूं करो और जब चाहो तो ये करो। इस्तीफा देने के लिए हमने नहीं कहा था, हमने उस वक्त भी कहा था कि आप आराम से आए, आके अपोजिशन में बैठे, हम भी तो बैठते थे, आप भी बैठे। उन्होंने कहा इस्तीफा देनी, ऐसी दो नंबरी असेंबली में मैं नहीं बैठता। तो सवाल बना कि जब तुम थे वजीर आजम तो ठीक थी असेंबली, जब तुम वजीर आजम नहीं बने तो तुम्हें पाकिस्तान पर एटम बम गिराने की बात करते हो कि ऐसा, इससे तो बेहतर है कि एटम बम गिरा जाए पाकिस्तान पर। उसके बाद जो एहतजाज शुरू हुआ है उनका जलसे करने के लिए, बिल्कुल ठीक है, आप कर सकते हैं जलसे, सियासी जमातें कर सकते हैं, लेकिन जहां जहां भी आपने कहा है वहां आपका बैक ट्रैक हुए हैं। लॉन्ग मार्च में आप बैक ट्रैक हुए, आपने इस्लामाबाद में पहले शुरुआत की थी, वहां मार खा गए। बाई इलेक्शन में उन्होंने कहा जी मैंने बाई इलेक्शन जीत कर ये साबित कर दिया है कि जी लोग मेरे साथ हैं। ठीक, अगर लोग तुम्हारे साथ हैं तो फिर तुम्हारी सियासत ने कराची में क्या रंग दिखाया लोकल बॉडी? खोड़ो साहब, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट ओवर हियर, लेकिन आपने फरमाया खोड़ो साहब कि ये दोगलापना है, ये दोगलापना है, लेकिन आप लोग ही तो बुलाया करते थे कि खान साहब आप असेंबलियों में आए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि आपसे तब बात होगी जब आप असेंबली में आएंगे, तो ये तो अच्छी बात नहीं है, खुशाइंद बात नहीं है कि खान साहब वापस असेंबली में आ रहे। तो जनाब मैंने तो पहले कहा था कि वापस में आओ, हम तो पहले भी कहा था। सेनेटर आ रहे थे और ये नहीं आ रहे थे, हमने तो उस वक्त भी कहा था ये नहीं आ रहे थे, यानी इन्होंने तमाशा बनाना था, आए ना आए मेरी तरफ से कुछ नहीं। अब उन्होंने क्या कहा है कि जी केयर टेकर हुकूमत जो वफाक में बनेगी उसके लिए हम वापस ऑपोजिशन में आके बैठेंगे और फिर उसके बाद जी हम दोनों मिलकर फैसला करेंगे। ये अपनी जगह पे ठीक है, होना है हो जाएगा, कभी न कभी हो जाएगा। ये सही, आते हैं तो आए, ना आए तो ना आए, ठीक है, मुझे कोई इसका मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं कि वो किस तरह से बैक ट्रैक करते हैं अपनी चीजों से। आलिया, अब आप भी वापस जाएंगी नेशनल असेंबली, और आप भी वापस इसलिए जाएंगी कि केयर टेकर सेटअप बनाना है, लेकिन केयर टेकर सेटअप बनाने का इरादा आपको गवर्नमेंट का लग रहा है, फेडरल गवर्नमेंट का? आप कह रही हैं घसीट कर लेकर जाएंगे। अभी तक आप लोगों ने एहतजाज कर लिया, सड़कों पर आ गए, आप लोगों ने असेंबली तहलील करके देख ली, केपीके की असेंबली तहलील करने की भी बातें हो रही हैं, लेकिन पीडीएम गवर्नमेंट टस से मस नहीं हुई। अगर उन्होंने इंतखाबात अर्ली करने होते तो कर ले, वो तो कह रहे हैं अभी भी तहलील कर लिया, हम अर्ली इंतखाबात उधर करा देंगे, वफाक में नहीं कराएंगे। देखिए, मैं सिर्फ इतना समझती हूँ अनीका के मतलब अगर कराएंगे इलेक्शन तो कराए ना, मतलब ये अवाम का डबल खर्चा करना चाहते हैं, उस अवाम का जो वैसे ही माशी तौर पर बदहाल है। मैं खोड़ो साहब की बात का और आप ही ने जो बात की है, ये असेंबली तो आपको नहीं पता, ये तो जाली असेंबली थी। इस जाली असेंबली के बाद अब ये इनके लिए हलाल भी हो गई थी और 10 फेडरल मिनिस्टर भी इन्होंने बना लिए थे। हमारी मिन्नतें तरले करने वाले इनके स्पीकर साहब हमें ये कहने वाले कि अपने इस्तीफा वापस ले लें और आकर बैठे। इनके चेयरमैन हमें ये कहने वाले कि जी आए असेंबली में आकर बात करें, हम इलेक्शन के ऊपर बात कर रहे थे। आज उनके रिप्रेजेंटेटिव हमें कोई और बातें सुना रहे हैं और अभी तो हमने सिर्फ ऐलान किया तो इन लोगों के तोते इस तरह से उड़ गए, अभी तो हम कहीं गए नहीं है, अभी तो एक बात हो रही है, उसके ऊपर किस तरह से क्या लाया अमल तैयार होता है अभी हम वो देखते हैं। फाइनल होंगी बहुत सी चीजें। और दूसरी ये चीज आपने मेरे से पूछा था, देखें अल्लाह के बाद मेरी सीट, मेरे चेयरमैन मेरी पार्टी की अमानत है। वो मुझे कहेंगे असेंबली में बैठना है, मैं असेंबली में बैठूंगी, वो मुझे कहेंगे एहतजाज करना है, मैं सड़क पर एहतजाज करूंगी। और जो बात आप ये करिए, जिस कराची के मैंडेट के ऊपर ये बात कर रहे हैं, मुझे अफसोस ये होता है कि रात के 10 बजे जिस विक्ट्री का ये ऐलान कर रहे थे, 246 में से तक तो सिर्फ 30 सीटों के रिजल्ट आए थे। और अफसोस इस चीज पर नहीं है, अफसोस अब समझ में आती है वो कौन है जो ईवीएम को इंप्लीमेंट इस मुल्क में नहीं होने देना चाहता, वो कौन है जिसको इस लोअर टर्न आउट का फायदा हो रहा है, और वो कौन है जो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर जिसने कराची के, हैदराबाद के और बाकी इलाकों के इलेक्शन के ऊपर झुर्रू फेरा है। मुझे सिर्फ इतना बता दें, ये इलेक्शन और जिन जरदारी साहब की आप बात
बात करी है वो सिर्फ पीडीएम पर, वो सिर्फ पीएमएलएन पर तो भारी हो सकते हैं। इससे ज्यादा मुझे अब इस नारे में भी कोई असलियत नहीं लगती है। मैं सिर्फ इतना कहूंगी ये इलेक्शन जीत सकते हैं, लेकिन इस तरह से कि 21 वोट डले हो लेकिन जो बैलेट बॉक्स है उससे 300 वोट निकले, ये इस तरह से कि एक रिजल्ट आए जिसमें 50 वोट लिखे हो लेकिन जब उसको ओवरराइट किया जाए तो उसको 150 बना दिया जाए, ये बिल्कुल जीत सकते हैं जब इनके गुंडे अंदर दाखिल हो और वहां पर बैलेट बॉक्सेस के ऊपर जवाब देंगे, जहां पर खवातीन को जवाब देंगे बिफोर आई गो टुवर्ड्स द ब्रेक से निकाल कर वहां पर ये लोग करें। यानी आलिया जवाब ले लूं, फिर मैंने ब्रेक की तरफ ही जाना है। पे शबकूट डालते हैं। सिर्फ एक लास्ट वेरी क्विकली आई हैव टू गो टुवर्ड्स द ब्रेक। ये एमएनएस खरीदते की बोरी से, जमीरों की मंडी से। आलिया गॉट योर पॉइंट, मुझे ब्रेक की तरफ भी जाना है, उससे पहले आई नीड निसार खोड़ो साहब आंसर। निसार खोड़ो साहब जवाब दीजिए। सिर्फ एक सेकंड, बस मैं आपकी तरफ आ रही हूं वापस ब्रेक के बाद। बैलेट बॉक्स के ऊपर ठप्पा गर्दी करके मैं आती हूं आपके पास। निसार खोड़ो साहब जवाब। देखें ये किस मुंह से ये सब कुछ कह रही हैं। शमीम नकवी साहब बैलेट बॉक्स के सील तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और हमें कह रही हैं, गुंडागर्दी का इल्जाम हम पर लगा रही हैं। उनका सिटिंग एमपीए जो है अभी भी उसने इस्तीफा नहीं दिया, वो सील तोड़ते हुए बैलेट बॉक्स की तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसकी वीडियो वायरल हो रही होगी। हमें कह रही हैं गुंडागर्दी कर रहे हो आप, और हमें कह रहे हो, हम कह रहे हैं कि पीसफुल इलेक्शन हो जाए, आप गुंडागर्दी कर रहे हैं। आपका एक एमपीए गिरफ्तार तक भी हुआ। क्या बात कर रहे हैं आप अगर आपका एक्सपोजर हो चुका है, मान लो बहन, मान लो कि आपका एक्सपोजर हो चुका है, कराची के लोगों ने आपको जवाब दे दिया है, जवाब दे चुके हैं। कराची के लोग भी पढ़े लिखे हैं, उन्होंने सब कुछ सोच समझ के वोट दिया है। और ये पूरे सिंध का इलेक्शन है, सिर्फ कराची नहीं है। ठीक है, कराची सिर्फ कराची सिंध नहीं है, सारा सिंध मान लो। सारे सिंध की बात करोगे जी वोटिंग टर्नआउट क्या हुआ, वोटिंग टर्नआउट क्या हुआ। देखिए एक मिनट जी खोड़ साहब, एक सेकंड खोड़ साहब, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये पूरे सिंध की लोकल बॉडी की इलेक्शन आप कह रहे हैं पीटीआई रिजेक्ट हो गए, करते रहे और फिर किया है। ठीक हो गया, गॉट योर पॉइंट। खोड़ साहब मुझे ब्रेक की तरफ जाने दीजिएगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद फिर आलिया मैं आपका जवाब भी लेती हूँ और उसके बाद फिर हमारे साथ सैफुद्दीन साहब भी होंगे जमात इस्लामी के आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हमने कराची का एक अलग सेगमेंट कर रहा था क्योंकि कराची का मामला इतना गहमा गहमी वाला है, वो डिस्कशन पहले भी शुरू हो चुकी थी, इसलिए कराची के इशू को ही आगे लेते हुए चलते हैं। अभी तक कंप्लीट रिजल्ट्स फिर भी नहीं आए हैं। जो भी रिजल्ट्स हैं उसके अंदर पीपल्स पार्टी लीड कर रही है, जमात इस्लामी सेकंड नंबर पर नजर आ रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थर्ड नंबर पर नजर आ रही है। सूरत हाल अभी भी थोड़ी इस सेंस में तो डूबियस है कि रिजल्ट्स कंप्लीट क्यों नहीं आ सके। आलिया आप जवाब देना चाह रही थी निसार खोड़ो साहब का? हाँ जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ, साहब बात को ट्विस्ट करें, कहें वहां पर क्या हो रहा था जब शमीम नकवी साहब जो बैलेट बॉक्स की सील थी वो लूज थी, यानी कोई भी उसको खोल के उसके अंदर बैलेट पेपर्स डाल सकता था। यानी एक चीज को वो ट्विस्ट करें, वो ये बता रहे हैं कि ये इतनी हार्ड होती है कि अफगानिस्तान में अमेरिकन इसको हथकड़ी के तौर पे यूज करते थे और वहां पर तो वो एक लम्हे को खुल जाती थी। हमारे 4 एमपीएस को इन्होंने पकड़ के मारा है, जिस तरह से तशद्दुद किया है, जो अमजद आफरीदी के साथ किया है, जो अदील के साथ इन्होंने किया है, जो राजा अजहर और हमारे एमएनए फहीम के लिए ये लोग छापे मार रहे हैं, ये मैं आपको बता रही हूं। यानी सिंध के अंदर ये दिखाना कि अवाम के मैंडेट के ऊपर आप शबखून मारे, उन्हीं को ये पकड़ पकड़ के बंद कर रहे हैं। आज हमने अपने 2 एमपीएस की बेल्स कराई हैं, 2 एमएनएस हमारे इनसे छुपते फिर रहे हैं। सिर्फ ये हमारी सजा है कि हम ये बता रहे हैं कि कराची और हैदराबाद के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के वोट के
ऊपर गुंडागर्दी कर रहे हैं। और ये ठप्पा गर्दी है, ये दहशत गर्दी से भी बड़ी गर्दी है कि ये लोग अवाम के वोट को जिस तरह से उसके ऊपर ये लोग शब खून मारे जा रहे। मतलब कोई इलेक्शन ये लोग ये मसला ये है धमकी कि पाकिस्तान के पिछले 70 साल के कोई इंतखाबात हो या नोटों की बोरियों के बगैर लड़ ही नहीं सकते। पाकिस्तान के पिछले 70 साल के इंतखाबात के अंदर से निसार खोड़ो साहब कोई ऐसा इंतखाब नहीं है जिसको बोला जाए कि ये बिल्कुल साफ शफाफ है। कराची के इंतखाबात में एमक्यूएम के ज़माने में जब एमक्यूएम दूसरी हुआ करती थी तब क्या होता था, ठप्पे लगते थे। ये तो मेरा आंखों देखा हाल है। अगर इसी तरह से इंतखाबात का रिजल्ट इतना तातील से आया तो यकीनन और ज़्यादा सवालात जन्म लेंगे। आपकी गवर्नमेंट है सिंध के अंदर, ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन वहाँ, मैं जवाब दूं? जी बिल्कुल, वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन फिर भी ये सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आप पे आ जाती है। जी बात सर जी, बात सुने। 2018 में भी ऐसे वाकयात हुए। बिलावल भुट्टो साहब का रिजल्ट 3 दिन नहीं आया। मुशर्रफ के जमाने में कराची के लोकल बॉडी इलेक्शन में 10 दिन तक इंतजार करते रहे लोग और रिजल्ट नहीं आया था। उस वक्त तो तहरीक इंसाफ मुशर्रफ की हिमायती जमात थी, इसलिए उन्होंने तो कोई कुछ नहीं कहना था, गलत कोई था, कमेंट तक नहीं किया गलत था खोड़ो साहब। कराची के लिए आप कराची के लिए क्या, एक मिनट, कराची के लिए इमरान खान तो खुद एतराफन कहते हैं कि जी मैंने कराची को टाइम नहीं दिया। कह रहे हैं कि जी तंजीमी कमजोरियां हैं। मैं कह रहा हूं कि उनकी सियासी जो खदोखाल हैं, जो उसका बयानिया है, उस पर लोग उस पे नाला हैं और उन्होंने उसका जवाब दे दिया है। मैं उसके बयाने पर ठीक है कराची के लोगों का रद्दमल बता रहा हूं, क्योंकि दूसरी जगह तो उनके कोई इतने खास कोई उम्मीदवार थे नहीं। हैदराबाद में भी वो हार गए ना, हैदराबाद में भी हार गए, दूसरे इजला में भी हार गए। तो इमरान खान साहब का बयानिया नहीं बिक रहा सिंध में। वो सिंध को फतह करने आ रहे हैं खोड़ो साहब, मैं ये बात कह रहा हूं, वो सिंध को फतह करने आ रहे हैं। भाई जवाब तो मिल रहा है, आप कह रहे हैं नहीं कर सकते। जवाब मिल रहा है। यहाँ पहले वो खुद खड़े थे एक मिनट, वो पहले खड़े थे मलीर में हमारे खिलाफ, हमारे एक एमएलए जीत गए, हकीम बलोच साहब। इमरान खान खुद खड़े थे, हमने उसको हरवाया। तो फतह करना अपनी जगह पे, वो बोलते सब कुछ रहते हैं बाबा, लेकिन काम करने की बात होती है, उसको साबित करना पड़ता है। ये साबित नहीं कर पाए और वो उनके बयानिए से लोगों की नाला होना अच्छा एक हकीकत है। ठीक है। मतलब आलिया एक मिनट, मतलब खोड़ो साहब ये कह रहे हैं तकरीबन 15 साल के अंदर पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया। नलकों में आता नहीं है, गटरों का पानी निकलता नहीं है वहां से। वहां के हालात ये हैं कि नाले इनसे साफ नहीं होते, सेहत की कोई सहूलतें वहां पर है नहीं। और ये आज हमें ये कह रही है कि इनको किसी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर कराची के लोगों ने वोट दिया है। तो आई एम सॉरी टू से कि जहां पर सेहत की 15 साल में आप सहूलियात ना दे सके, जहां आप नाले साफ ना कर सके, जहां आप दोनों का पॉइंट आया। मुझे 2 मिनट दीजिएगा। सैफुद्दीन साहब जमाते इस्लामी के हमारे साथ मौजूद हैं। जमाते इस्लामी का मौक़िफ़ भी मुझे ऐड करने दीजिएगा। आलिया मुझे जमाते इस्लामी का मौक़िफ़ भी ऐड करने दीजिएगा। सर साहब आप भी। सैफुद्दीन साहब इस टाइम पर तमाम जमातें बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे सिक्योरिटी के ऊपर इल्जामात लगा रही हैं और पीपल्स पार्टी ने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धांधली कर रही थी। बट कराची में असल में ऑन ग्राउंड चल क्या रहा है? इंतखाबात हो गए, 24 घंटे से ज्यादा गुजर गए, इंतखाबात के पूरे नताइज अभी तक सामने नहीं आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, ये बात तो अब बच्चे को पता लग गई है कि कल इंतखाबात हुए हुए 24 घंटे गुजर चुके हैं और एक यूनियन काउंसिल के अंदर कितने वोट होते हैं जो काउंट करते हैं, 6-8 हज़ार वोट टोटल होते हैं जिससे आदमी जीत जाता है। अब 24 घंटे के बाद भी रिजल्ट्स ना देना और उसको रोके रखना, और जबकि लोग बैठे हैं 24 घंटे से लोग आरओ के दफ्तर के पास बैठे हैं, उसको जारी नहीं कर रहे। और मज़ेदार बात यह है कि सिर्फ पीपल्स पार्टी के जो रिजल्ट्स हैं वो जारी किए जा रहे हैं ताकि एक इम्प्रेशन बनाया जाए कि पीपल्स पार्टी जीत रही है। जमात इस्लामी के जो रिजल्ट्स हैं उसको बिलखसूस रोका जा रहा है, क्योंकि जमात इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर की सबसे बड़ी पार्टी बन के सामने आई है। हमारे पास जो रिजल्ट्स मौजूद हैं वो 100 के करीब यूनियन काउंसिलों के तो हमारे हाथ में मौजूद हैं, लेकिन उसको भी इलेक्शन कमीशन बाकायदा जारी नहीं कर रहा। उसकी वजह क्या है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं ये DRO बने हुए हैं और वो जिस तरह चाहते हैं वो उस तरीके से जारी करते हैं। उनको ये गालिबन हिदायत की गई है कि सिर्फ पीपल्स पार्टी के रिजल्ट जारी किए जाएँ ताकि एक इम्प्रेशन ये बने। और दूसरी बात यह है कि जिन यूनियन काउंसिल्स के अंदर
कम वक्फा था या कम मार्जिन से कोई जीत रहा था या हार रहा था, वहां पर मैनिपुलेशन की जा रही है। खुद मैंने देखा कि सब्जी मंडी में एक यूनियन कौंसिल है गुलशन इकबाल 1, वहां पर पूरे पोलिंग स्टेशन से लोगों को निकाल दिया गया और रिजल्ट लोगों को नहीं दिए गए और उसके बाद मैनिपुलेट करके पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट की अनाउंसमेंट कर दी गई जीतने की। तो ये एक अजीब और गरीब सिस्टम है कि इलेक्शन कमीशन भी मौजूद है, इंतखाबात भी हो रहे हैं, पुलिस भी मौजूद है, रेंजर्स भी खड़ी है, सब खड़े हैं, लेकिन लोग बेख्तियार हैं और मजबूर हैं कि जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो बेचारे धक्के खाते फिर रहे हैं। मैं ये हैरान हूँ कि वो भिखारियों की तरह DRO से RO से मिल रहे हैं, उससे कह रहे हैं रिजल्ट दे दीजिए हमें, हमारा रिजल्ट दे दीजिए। बताइए ये कोई ऐसी चीज है कि जिसके अंदर इतनी ताखीर की जाए? सारी की सारी ताखीर कराची के ऊपर कब्जे के लिए की जा रही है। तो ये सूरत हाल है। सफुद्दीन साहब, अनफॉर्चुनेटली मेरे शो का वक्त खत्म हो गया है, नहीं तो कंप्लीट डिटेल में इसको और भी डिस्कस करते। कराची की सूरत हाल उस बच्चे जैसी है जो कि मुल्क के लिए है तो कमाऊ पूत, लेकिन लावारिसों वाला हाल हो रहा है। निसार खोड़ो साहब, सैफुद्दीन साहब, आलिया हमजा, इम्तियाज आलम साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। जैन अली भट्टी भी हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर जैन, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अनीका निसार को इजाजत दीजिए। कराची हो या पंजाब या विफाक की सियासत, इन सब के अंदर एक स्टेडीनेस आनी चाहिए, एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए ताकि मुल्क को अल्टीमेटली स्टेबिलिटी मिले। इस दुआ के साथ अनीका निसार को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।